Hello and welcome to my YouTube channel Anupma Classes. Today we will discuss about the implementation of Uniform Civil Code Bill in Uttarakhand. भारत का पहला राज्य बन गया है उत्तराखंड, जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल को इम्प्लीमेंट कर दिया है। इसके अलावे असम और गुजरात भी अन्य राज्य हैं जो इसे इम्प्लीमेंट करने पर वर्क कर रहे हैं। इससे पहले गोवा में एक कॉमन सिविल कोड प्रैक्टिस किया जा रहा है। ये कॉमन सिविल कोड पोर्चुगीज़ के द्वारा लाया गया था, पुर्तगाली लोगों के द्वारा लाया गया था। ये पोर्चुगीज़ सिविल कोड के नाम से भी फेमस है, जो कि कोडिफाइड किया गया था 1867 में। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल सबसे पहले इम्प्लीमेंट किया गया है उत्तराखंड में। असम और गुजरात इस पे काम कर रहे हैं। गोवा में अ काइंड ऑफ सिविल कोड, कॉमन सिविल कोड लागू है, जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के जैसा ही है, जो कि 1867 से लागू है गोवा में। इसके अलावे जब यूनिफॉर्म सिविल कोड आ गया उत्तराखंड में, अन्य राज्यों में क्यों नहीं आया है, जबकि सेंटर ने ये बिल पास कर दिया है। एक्चुअली जब भी कोई बिल इस तरह की लागू होती है जिसे कि राज्य सरकार के द्वारा इम्प्लीमेंट करना होता है, इसके लिए राज्य की विधानसभा में पास करना अनिवार्य होता है। तो जब भी किसी राज्य में ये बिल लागू होगा तो उस राज्य के विधानसभा को ये बिल पास करना होगा। उसके बाद ही वो राज्य इस बिल को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट कर सकता है। यूसीसी के इम्प्लीमेंट करने पर क्या होगा, जितने भी रेसिडेंट हैं, जिस भी राज्य की बात हो रही है, ऐसे ये पूरे भारत में लागू होगी। वैसे फ़िलहाल उत्तराखंड के विधानसभा में पास हो गया है, तो उत्तराखंड के सभी रेसिडेंट इस बिल के अंडर में आते हैं। इन्हें इस बिल में किसे छोड़कर, किसे एक्सेप्ट करके किसे छोड़ा जाएगा, इस बिल के अंडर कौन नहीं आएगा, वो ट्राइबल कम्युनिटी जो कि प्रोटेक्टेड हैं पार्ट 21 में कॉन्स्टिट्यूशन के। इसके अलावे सभी लोग आएंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंडर। सिर्फ ट्राइबल कम्युनिटी जो कि पार्ट 21 के अंडर आते हों, सिर्फ वही नहीं आएंगे। यूसीसी के इम्प्लीमेंटेशन से जितने भी मैरिज रजिस्ट्रेशन होते हैं, जो मैरिज 60 डेज़ की हो चुकी हो और जो लिव इन रिलेशनशिप में कोई रह रहा हो 1 मंथ से, कोई, तो इन सब विवादों के निपटारा में, जैसे सपोज़ कोई बच्चा ठहर जाता हो मैरिज के बाद, तो उसका उत्तराधिकारी लड़की हो लड़का हो, संपत्ति का बंटवारा किस प्रकार से हो गया, मैरिज हो तो तलाक किस प्रकार से होगा, इसके लिए ये बिल काम करेगा। इस बिल में एक्सक्लूड किया गया है LGBTQIA+ कम्युनिटी को भी। सपोज़ कोई लिव इन में रह रहा हो और बच्चा ठहर गया हो, तो ऐसे बच्चों को भी, जो वॉइडेबल मैरिज हैं या फिर लिव इन रिलेशन से जो बच्चे होते हैं, उन्हें भी ग्रांट किया गया है लीगल रिकॉग्निशन उस चाइल्ड को, क्योंकि उस चाइल्ड की कोई गलती नहीं है। इसीलिए वो बिल, यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल, वैसे बच्चों पर भी लागू होती है। इसके अलावे ये बिल बैन करता है, क्रिमिनलाइज करता है कुछ मैरिज प्रैक्टिस को, जैसे कि ट्रिपल तलाक हो गया या फिर निकाह हलाला हो गया। ऐसे मैरिज प्रैक्टिसेस को ये बैन करता है, क्रिमिनलाइज करता है। इसके अलावे जो भी इनहेरिटेंस होगी, वो प्रॉपर्टी में, जैसे सन्स एंड डॉटर्स की इक्वल राइट होगी प्रॉपर्टी में। आज़ादी से पहले एक टाइप का रिपोर्ट प्रकाशित किया गया था, जिसे कि कहा गया था लेक्स लोकी रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में कहा गया था, ये रिपोर्ट 1840 में प्रकाशित की गई थी। इस रिपोर्ट में एम्फसाइज्ड किया गया था इम्पोर्टेंस पे यूनिफॉर्मिटी इन द कोडिफाइंग इंडियन लॉ रिलेटेड टू ऑफेंस
एविडेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट, जो भी गलतियां होंगी, जो भी कॉन्ट्रैक्ट किए जाएंगे, जो भी एविडेंस से रिलेटेड कानून होंगे, ये सबके लिए कोडिफाई किया जा रहा था यूनिफॉर्मिटी के साथ। लेकिन उन्होंने कहा कि जो भी पर्सनल लॉ होंगे रिलेटेड टू मुस्लिम्स और हिंदू, इसे कोडिफाई नहीं किया जाएगा। इसके बाद आज़ादी से पहले ही जब देश में पावर ट्रांसफ़र की जब बात हो रही थी, तब BN राव कमेटी गठित की गई थी 1941 में। और 1941 में ये कमेटी रिकमेंड की थी कोडिफाई करने के लिए हिंदू लॉ, जिसमें कि इक्वल राइट दिया जाएगा। हिंदू लॉ को कोडिफाई करने में ये मतलब था कि उससे पहले हिंदू जो विमेन थी, उन्हें प्रॉपर्टी में राइट्स नहीं मिलते थे, और भी कई सारे राइट्स थे जो सिर्फ मेन को मिलते थे, विमेन को नहीं मिलते थे। तो हिंदू लॉ कोडिफाई करने के बाद हिंदू महिलाओं को भी इक्वल राइट्स मिलना शुरू हो गया। अगर आज़ादी के बाद की बात करें, पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड की, तो 1954 में स्पेशल मैरिज एक्ट पास किया गया, जिसमें कि सभी हिंदू, मुस्लिम या फिर वो सभी महिलाएं जो भारत से बाहर रह रही हों, भारतीय हों, उन सब पे स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 लागू होता है। इसके अलावे 4 और मेजर इनैक्टमेंट पास किए गए हैं हिंदू से रिलेटेड, जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1956, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। ये सोलली बेस्ड है हिंदूज़ को, और हिंदूज़ ने थोड़े बहुत ऑब्जेक्शन उस टाइम डाले थे, मगर फिर भी ये बिल पास हुए। और इसकी वजह से ख़ास करके हिंदू कोड बिल जो पास हुआ था, इसकी वजह से काफ़ी विरोध हुआ था, क्योंकि हिंदू मेन इसका काफ़ी विरोध कर रहे थे, साधु सन्यासी विरोध कर रहे थे। उन्हें लग रहा था उनके रिलीजन पे जो प्रैक्टिसेस चले आ रहे हैं उस पर एक तरह का ऑब्जेक्शन है, बट अभी यही फॉलो हो रहा है और हम खुशी खुशी इसे स्वीकार करते हैं। उसी तरह से यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल कई कम्युनिटी से नहीं स्वीकार कर पा रही है अभी, लेकिन वक्त के साथ स्वीकार कर लेगी, क्योंकि इसमें अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ हैं। जैसे कि इसके विरोध में जो आर्ग्यूमेंट दिए जा रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड में, कि ये जो डाइवर्सिटी है रिलीजियस फ्रीडम का, ये थ्रेट हो रहा है, उसे थ्रेटन किया जा रहा है। तो जो कि आर्टिकल 25 में हमें प्रोवाइड किया गया है, रिलीजियस फ्रीडम गारंटीड अंडर आर्टिकल 25, इसे धक्का लग रहा है। जबकि गवर्नमेंट कह रही है कि ऐसा नहीं है, ये इक्वल राइट दे रहा है, किसी की राइट को छीन नहीं रहा। तो ऐसा लोग इसके बारे में कह रहे हैं। इसके अलावे लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर ट्राइबल को एक्सक्लूड किया गया है 21 के अंडर, तो माइनॉरिटी को भी एक्सक्लूड किया जाए। तो इस कहने का मतलब हिंदू कोड बिल तो पहले से ही है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल सिर्फ हिंदुओं पे लागू नहीं हो सकता ना, इसलिए इसमें सभी कम्युनिटी के लोग आएंगे। ऐसे में वे फॉरवर्ड क्या हो सकती है, इसे किस तरह से लोगों के अंदर जागरूकता फैलाई जाए कि लोग समझे कि ये बिल उनके लिए अच्छा है। जैसे कि हिंदू कोड बिल जब आया था तो लोग इसका विरोध किए थे, आज सभी लोग समझते हैं कि ये बिल उनके लिए अच्छा है, चाहे मेन हो या वुमेन हो। उसी तरह से सभी लोग इस बात को समझ पाए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल सबके लिए अच्छा है। इसके लिए उन्हें कॉन्सेंसस डेवलप करनी होगी, लोगों के बीच बताना होगा कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल उनके लिए अच्छा है। द गवर्नमेंट शुड engage in constructive dialogue with all the stakeholders, including religious leaders, community representative, to garner support and address concern. इसके अलावे इसके पीछे की जो पॉलिटिकल विल है, एजेंडा है, इसके पीछे लोग क्या सोचते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स क्या सोचते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल सबके लिए अच्छा है, तो उनकी पॉलिटिकल विल जो है ये उन्हें जाहिर करनी होगी, लोगों को बताना होगा। इम्प्लीमेंट यूसीसी
is a non-partisan and inclusive manner, avoiding its use as a tool for political gain, ये सभी लोगों के बीच बतानी होगी। साथ ही रेज करना होगा अवेयरनेस अबाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल। इसके अलावे अडॉप्ट करना होगा एक ग्रेजुअल प्रोसेस, जिससे कि लोग इस चीज़ को स्वीकार कर सके। किसी चीज़ को बहुत ज़बरदस्ती, बहुत जल्दी में थोपना अच्छी बात नहीं होती है। लोगों के माइंड में सेट करने देना चाहिए धीरे धीरे। रिव्यू एग्जिस्टिंग पर्सनल लॉज टू अलाइन यूसीसी विथ प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस इक्वालिटी। साथ ही लोगों को जागरूक करना होगा, लोगों को समझाना होगा कि उनके हित में है। और जो भी रिप्रेजेंटेटिव है, कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव या रिलीजियस लीडर, उनसे मिलकर बात करके उन्हें बताना होगा। धीरे धीरे लोगों को समझ आ जाएगी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल अच्छा है। जैसे कि हिंदू कोड बिल के आने से लोग समझ पाए कि विमेन के भी राइट उतने ही ज़रूरी हैं जितने कि मेन के। वैसे ही हिंदूज़ के को जितने राइट्स अवेलेबल हैं, उतने मुस्लिम्स को भी मिलने चाहिए, सिख्स को भी मिलने चाहिए, ईसाई को भी मिलने, क्रिश्चियंस को भी मिलने चाहिए, सबको मिलने चाहिए। इसलिए ये बिल लाया गया है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।